हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो क्लास लेकर आई हूँ वो हमारा यहाँ पर बाल विकास का क्लास है। जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की ओर। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी हौसला बढ़ाएँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। दूसरा कहता है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तीसरा कहता है अपने सामाजिक मानदंड बनाना या बड़ों का सम्मान करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? पहला है शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। दूसरा है पढ़ाने की उत्सुकता। तीसरा है धैर्य और लगन। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धैर्य और लगन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। तो यहाँ पर सबसे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेरा परिवार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही जल्दी हम इस क्वेश्चन सीरीज़ को सॉल्व करेंगे ताकि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण और चौथा है औपचारिकता संक्रियात्मक चरण। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संवेदी प्रेरक चरण। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका होनी चाहिए। पहला है सुगमकर्ता की, दूसरा अनुदेशनकर्ता की, तीसरा प्रशिक्षक की, चौथा नियंत्रण की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सुगमकर्ता की तरह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, खुदकना, दौड़ना या फिर लिखना। तो प्रश्न नंबर 6 के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लिखना। ये क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए 4 समूह और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? पहला है सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारी, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है हमारा, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धांक क्या होगी? 120 होगी, 100 होगी, 22 होगी या 83 होगी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा इंगित करती है। क्या इंगित करती है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि। दूसरा है सामान्य बच्चों के भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। तीसरा है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल। और चौथा है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। अनुशासन की अनुभूति को सुविकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, आदर्श रूप से क्या है? बर्ताव करके। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति, तीसरा है परिवार की आर्थिक स्थिति और चौथा है बालक का पालन लालन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा में एक बच्चे को भाषा कौशल का विकास किस क्रम में करना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। सी कहता है सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना और डी कहता है लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुनना। पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभव से सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या है? मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ डैश की ओर संकेत करती हैं, वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थी का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, वे कैसे सीखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह शॉ और वॉज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। शब्द जम्बलिंग विकार है उसको, डिसलेक्सिया है उसको, डिसलेक्सिया है या डिसमॉर्फिया है। तो इस बच्चे को क्या है? तो इसको डिसलेक्सिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, पहला ऑप्शन कहता है उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, दूसरा ऑप्शन कहता है बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, सी ऑप्शन कहता है बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें और डी कहता है बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाए जाने चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, दूसरा है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, तीसरा है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर और चौथा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन पहला है सप्ताह में एक बार होना चाहिए, दूसरा कहता है प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, तीसरा है अलग से संचालित करना चाहिए, चौथा है अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। बस सभी की विकास दर समान नहीं होती और विकास दर हमेशा रेखीय होती है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विकास की दर सभी में क्या है? समान नहीं होती। ये सही है। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये बताना है आपको। पहला है शिक्षण विधि बदल दें। दूसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं। कक्षा से चले जाएं या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। प्रश्न नंबर 23 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। शिक्षण विधि को क्या करें? बदलें। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। कौन से पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो प्रश्न नंबर 24 का जो सही उत्तर है वो क्या है? सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, और लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहां पहला ऑप्शन उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशासन हो। तो 26 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यहाँ एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या फिर अधिगम अंतरण का। तो ये किसका कौशल है ये बताना है आपको। तो ये यहाँ पर सही उत्तर जो होगा प्रश्न नंबर 27 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षण कौशल का, यानी समय का जो सदुपयोग है वो करना सीखना, ये क्या है? प्रेक्षण कौशल का उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उसके निदान के बाद डैश चाहिए। पहला ऑप्शन है सघन अभ्यास कार्य होना, दूसरा है समुचित उपचारात्मक कार्य होना, तीसरा है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, और चौथा है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो प्रश्न नंबर 28 का जो सही उत्तर है वो क्या है? तो 28 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? समुचित उपचारात्मक कार्य होना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा अंतिम प्रश्न आज की सीरीज़ का। ये कहता है एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षर दस्तावेज है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आपको ये बाल विकास का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही हो तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।